हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। अब मैं शुरू करने वाला हूँ ट्वेल्थ का पोर्शंस। ऑर्गेनिक में ट्वेल्थ के पोर्शंस के अंदर सबसे पहला सेगमेंट या फिर जो आपका चैप्टर है वो है एल्काइल हेलाइड एंड एराइल हेलाइड। ओके, एंड अगर आप एनसीईआरटी में जाकर देखोगे देन एल्काइल हेलाइड एंड एराइल हेलाइड से एसोसिएटेड बहुत सारी बातें हुई हैं, बट वो सारी बातें इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के एस्पेक्ट में अगर आप देखने के लिए जाओगे देन इट इज़ नथिंग बट सब्स्टिट्यूशन। ओके, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। सो अगर मैं सब्स्टिट्यूशन की बात करूँ देन ये होता क्या है? सब्स्टिट्यूशन इज़ नथिंग बट एक न्यूक्लियोफाइल जो है वो दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करेगा। अगर मैं यहाँ पे अगर मैं बातें करूँ देन इट विल बी लाइक लेट्स सपोज RLG एंड देयर इज़ अ न्यूक्लियोफाइल. So what will happen is कि this Lg will be replaced by nucleophile, that's all. मतलब जो मैं यहाँ न्यूक्लियोफाइल की बात कर रहा था वो रिएक्टेंट के अंदर बेसिकली वो एज अ लिविंग ग्रुप की तरह होगा, ठीक है। एंड जब वो बाद में निकल जाएगा देन इट विल बी लाइक Lg माइनस, राइट। सो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि एक न्यूक्लियोफाइल जो है वो इस लिविंग ग्रुप को निकाल रहा है रिएक्शन के दौरान, एंड हेंस इट इज़ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एंड वेरियस काइंड्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की अगर मैं बात करूं देन वो है पहला SN1, जिसका मतलब होता है यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। दूसरा होता है SN2, जिसका मतलब होता है बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। फिर है SNI, I रिप्रेजेंट्स इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एंड देन इट इज़ लाइक SNNGP, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। सो ऐसा नहीं है कि यही चार टाइप के सब्स्टिट्यूशंस होंगे, SN1 डैश भी होता है, SN2 डैश भी होता है, बट उन सारी चीज़ों को हम लोग एप्लीकेशंस के अंदर यूज़ कर लेंगे। ओके, सो प्रीडोमिनेटली अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप जाओगे देन इट विल बी लाइक SN1, SN2, SNI एंड SNNGP इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। नाउ यहाँ मैंने रिएक्शंस की बात करी थी जहाँ पे मैंने बोला था कि RLG टाइप का आपके पास कुछ होगा एंड एक न्यूक्लियोफाइल होगा, एंड वो न्यूक्लियोफाइल जो है वो उस लिविंग ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर देगा, राइट। नाउ ये जो रिएक्शन है वो सब्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है। एंड जो दूसरा सेगमेंट है वो होगा RNLG का, एंड ये न्यूक्लियोफाइल जो मैंने लिखा है ना उसको मैं रिप्लेस कर दे रहा हूँ बेस से। आपको तो पता है कि नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज कैन बिहेव एज बेस एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। सो उस केस में यहाँ जो आंसर आएगा ना वो आंसर को हम लोग सब्स्टिट्यूशन नहीं बोलेंगे, वो एलिमिनेशन बोलेंगे। सो आपका जो पूरा चैप्टर है वो इस सेगमेंट पे बेस्ड है कि आपका जो निगेटिवली चार्ज स्पीशीज़ है, मैं पर्टिकुलरली उसी के बारे में ज़्यादा बात कर रहा हूँ, वो एक बार एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और एक बार एज अ बेस की तरह काम करेगा। अब आपको इस एरो के ऊपर जो कंडीशंस दी हुई रहेंगी उस कंडीशंस को देख के जज करना है कि आपका प्रीडोमिनेंटली आंसर सब्स्टिट्यूशन से आ रहा है या प्रीडोमिनेंटली आंसर एलिमिनेशन से आ रहा है, विच मीन्स एक रिएक्शन के दौरान सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन दोनों होगा। किसका परसेंटेज ज़्यादा होगा इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द कंडीशंस, राइट। नाउ बट इन दिस केस अभी हम क्या बात कर रहे हैं कि सब्स्टिट्यूशन देखना है कि इफ सब्स्टिट्यूशन होगा देन वो ये चार टाइप का प्रीडोमिनेंटली होगा, एंड इन चार टाइप्स के अंदर क्या क्या से केसेस निकल के आएंगे उन सारी केसेस के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। सो आइए वन आफ्टर अनदर हम सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। मेरा आज का सेगमेंट का अंदर टारगेट रहेगा SN2 एंड SN1, ओके। फिर अगले वीडियोस में हम लोग SNI एंड SNNGP देखेंगे। आइए सबसे पहले हम SN2 से शुरू करते हैं, ठीक है। सो SN2 के अंदर हमने एक रिएक्टेंट लिखा है, देख लो आप। बेसिकली ये 1 डिग्री हेलाइड है एंड एक OH माइनस है, सो बेसिकली ये न्यूक्लियोफाइल है। और जानते हो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा ये, चेक कर लेना, देख लो अच्छे से। एंड ये रहा आपका प्रोडक्ट। एंड अगर मैं आपसे कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जो बना है इस प्रोसेस के दौरान, देन कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, क्या वो सेम है या फिर डिफरेंट है, देन आपका आंसर होगा कॉन्फ़िगरेशन इज़ डिफरेंट। चेक कर लीजिए आप, बिकॉज इट इज़ नथिंग बट एक ऑड इंटरचेंज हुआ है, एंड ऑड इंटरचेंज के कारण कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, चेंज हो जाता है। सो कॉन्फ़िगरेशन जो है वो डिफरेंट हो गया, राइट। नाउ इस प्रोसेस को आप समझिए, बेसिकली इसके अंदर का जो मैकेनिज़्म है वो मैकेनिज़्म क्या बोलता है, ये कैसे रिएक्शन हुआ होगा, ठीक है।
सो दरअसल बात है OH माइनस के अप्रोच करने की। तो ये जो OH माइनस है ना, ये इस Cl को फ्रंट से कभी भी अप्रोच नहीं कर सकता है, बिकॉज अगर वो फ्रंट से अप्रोच करेगा देन Cl की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड OH की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक दूसरे को रिपेल करेगी, एंड अगर वो रिपल्शन होगा देन Cl का रिमूवल एंड OH का एडिशन विल नॉट बी फेवर्ड, ठीक है, इन अ सिंगल स्टेप। विच मीन्स इस रिएक्शन के दौरान SN2 के अंदर जो होता है OH माइनस का जो अप्रोच है, बेसिकली न्यूक्लियोफाइल का जो अप्रोच है वो लीविंग ग्रुप के एंटी से होता है। एंटी बोलने का मतलब 180 डिग्री, एंड अगर वो एंटी से अप्रोच हो रहा है एंड देन Cl निकल रहा है, देन आप खुद सोचो OH माइनस जो है ये H ड्यूटीरियम एंड ट्रीटियम को भी क्या करेंगे, वो थोड़े से रिपल्सन प्रोवाइड करेंगे, एंड अगर वो रिपल्सन प्रोवाइड करेंगे देन व्हाट विल बी द आंसर, बोलो आंसर क्या आएगा, ये आ जाएगा ड्यूटीरियम, हाइड्रोजन, ट्रीटियम एंड देन OH। सो दिस इज आई वाज सेइंग कि यहाँ पे जो अप्रोच होता है OH माइनस का, बेसिकली न्यूक्लियोफाइल का, वो एंटी अटैक होता है, बैक साइड अटैक होता है विथ रिस्पेक्ट टू लिविंग ग्रुप। एंड अगर मैं ट्रांजिशन स्टेट की बात करूँ, ठीक है, देन ट्रांजिशन स्टेट में क्या हुआ होगा, चेक करो आप, ये H है, ये ड्यूटेरियम है, ये ट्रीटियम है, एंड यहाँ क्या हो रहा होगा, स्लोली स्लोली कार्बन Cl बॉन्ड विल ब्रेक एंड स्लोली स्लोली कार्बन OH बॉन्ड विल विल बी फॉर्म। विच मीन्स अगर मैं TS की बात करूं देन सबसे पहले इस पूरे रिएक्शन के दौरान वन ट्रांजिशन स्टेट है, एंड ट्रांजिशन स्टेट में अगर आप देख पा रहे हो देन आपका जो कार्बन है वो है पेंटावेलेंट। आपसे ये भी सवाल पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन द ट्रांजिशन स्टेट व्हेन द रिएक्शन प्रोसीड्स विथ SN2 मैकेनिज्म। सो ये आप देख पा रहे हो, इट इज़ लाइक ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। सो अगर मैं की नोट की बात करूँ, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू SN2, देन फर्स्ट चीज़ जो है वो क्या हो जाएगा, इट्स वन ट्रांजिशन स्टेट इन विच, जैसा कि मैंने बोला कि अटैक एंड द इजेक्शन ऑफ हैलोजन particularly takes place simultaneously. मैंने दूसरी बातें क्या करी, मैंने करी कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन RX, बेसिकली ये जो आपका रिएक्टेंट है फ्रॉम दी अपोजिट साइड ऑफ, बोलिए, लीविंग ग्रुप, ठीक है, एंड सिंस अटैक एंड एजेक्शन ऑफ हैलोजन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, सो इस प्रोसेस को या फिर इस पाथ को बोलते हैं कॉन्सर्टेड पाथ। सो ध्यान रखिएगा, इसको कॉन्सर्टेड पाथ बोलते हैं। अच्छा, मैंने क्या बोला कि इन्वर्जन होगा, सो बेसिकली इन्वर्टेड प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड। सो ये, बट ये 100% ट्रू नहीं है, इट इज़ नॉट ऑल द टाइम दैट कि यू विल बी गेटेड इन्वर्टेड प्रोडक्ट। सो इसीलिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि इट इज़ अ इन जनरल स्टेटमेंट, बिकॉज इसका रीज़न है, आप देखो यार यहाँ पे जो है आपका ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, ये जो Cl है, आप रिएक्टेंट के अंदर देखोगे, देन मैं प्रायोरिटी ऑर्डर की बात करूँ, देन आप Cl को पहली प्रायोरिटी दोगे, ट्रीटियम को दूसरी, ड्यूटीरियम को तीसरी एंड हाइड्रोजन को चौथी, राइट। एंड अगर आप देख पा रहे हो देन इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा R, राइट। एंड आपका जो अटैकिंग स्पीशीज़ है अगर उसकी भी प्रायोरिटी सेम हुई विथ रिस्पेक्ट टू द प्रायोरिटी ऑफ द लीविंग ग्रुप, राइट, सो उस केस में आपके पास आंसर क्या आएगा, इन्वर्टेड आएगा। बट इमेजिन करो जो आपका अटैकिंग स्पीशीज़ है उसकी प्रायोरिटी रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में जो लीविंग ग्रुप है, उसके अंदर जो लीविंग ग्रुप है उसकी प्रायोरिटी अगर सेम नहीं हुई, देन उस केस में आपका इन्वर्टेड आंसर नहीं आएगा। सो ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट यू विल बी गेटिंग योर आंसर एज इन्वर्टेड प्रोडक्ट, इसलिए मैं यहाँ लिख दिया, ठीक है। नाउ अगर आप देख पा रहे हैं इस रिएक्शंस के दौरान मैकेनिज्म के अंदर ये एक वन स्टेप रिएक्शन है, ठीक है, इट्स अ वन स्टेप रिएक्शन,
एंड आपको तो 11th में सिखाया गया, वन स्टेप रिएक्शन का मतलब वही स्टेप क्या हो जाएगा, RDS. RDS मीन्स व्हाट, इट इज़ नथिंग बट रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. मतलब कि इसी स्टेप से हम लोग रिएक्शन के रेट को डिटरमाइन करेंगे. ठीक है, सो इस बात का आप ध्यान रखिएगा. नाउ RDS में कितनी स्पीशीज प्रेजेंट है आप बताओ, RDS में कितनी स्पीशीज प्रेजेंट है. सो आपका एक आंसर क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है सर. एंड दूसरा आंसर क्या होगा, ये RX प्रेजेंट है, RX. अगर मैं इस पूरे वाले सेगमेंट को R लिखूं और लिविंग ग्रुप को X लिखूं, तो कितनी स्पीशीज प्रेजेंट है RDS के अंदर रिएक्टेंट के तरफ. सो आंसर वुड बी व्हाट, 2. आंसर है 2. हेंस दैट इज वाई SN2 को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. When we are talking about molecularity, then molecularity of the reaction is 2. And molecularity means what? Basically number of reactant species in RDS. So इस केस में I must say that it's a bimolecular reaction. Right? Now next. केमिकल काइनेटिक्स में आप सीखोगे कि किसी भी रिएक्शन का रेट कैसे लिखना होता है. सो जो भी स्लोएस्ट स्टेप होता है, रेट जो है वो उसी स्टेप से डिटरमाइन हम लोग करते हैं. एंड अगर मैं यहाँ रेट की बात करूँ, देन रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्पीशीज विच इज़ इन्वॉल्व इन RDS. सो RDS में कितनी सारी स्पीशीज थी बताओ आप, एक RX था एंड दूसरा क्या था, न्यूक्लियोफाइल था. एंड ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन को अगर मैं हटाऊंगा, देन इट विल बी लाइक सम कांस्टेंट K विल कम, एंड उस कांस्टेंट को मैं क्या बोलूँगा, रेट कांस्टेंट. ठीक है, सो इसका आप ध्यान रखिएगा. नाउ यहाँ पे एक और टर्म निकल कर आएगा, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. सो अगेन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी. ये केमिकल काइनेटिक्स में आप सीखोगे, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर. बट यहाँ पे स्लोएस्ट स्टेप के अंदर रेट एक्सप्रेशन में जो भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स इन्वॉल्व हैं, उनकी पावर को जब आप ऐड करोगे, देन दैट विल बी इक्वल टू ऑर्डर. सो अगर कॉन्सेंट्रेशन टर्म देखोगे, देन एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म किसका है, RX का है. उसका पावर कितना है, कुछ नहीं दिया हुआ है, मतलब 1 है. न्यूक्लियोफाइल का पावर कितना है, कुछ नहीं दिया गया है, मतलब 1 है. मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इट विल बी 2. ठीक है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विल बी 2. नाउ अगर मैं इस पूरे प्रोसेस के दौरान जो SN2 आपका हुआ है, अगर मैं पूछूं कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या इंडोथर्मिक है, देन व्हाट विल बी योर आंसर बताओ, एक्सो है या इंडो है. सो आंसर वुड बी एक्सोथर्मिक, बिकॉज मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ कार्बन Cl हम लोग लेट्स सपोज लिए थे ना रिएक्टेंट के अंदर, एंड बॉन्ड कौन सा बना था, COH. सो पर्टिकुलरली अगर आप यहाँ पे देखोगे, देन ये 2p 3p बॉन्ड है एंड ये 2p 2p बॉन्ड है. सो कौन सी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, 2p 2p. एंड अगर ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, देन रिएक्शन क्या हो गया, एक्सोथर्मिक. सो मैं इसलिए ऐसी बातें कर रहा था बिकॉज अब हम लोग इसका ना एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाएंगे. एंड यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी, एंड यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन. एंड सबसे पहले अपना रिएक्टेंट था, तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास कुछ तो एनर्जी होगी. एंड ये जो ग्राफ है वो ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा, एंड ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट. एंड ऑफ कोर्स आप देख पा रहे हो डेल्टा H जो है, विच बेसिकली इज इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, विच विल कम आउट एज नेगेटिव. चूँकि ये वन स्टेप रिएक्शन ही था, अदर देन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो ग्राफ के अंदर पॉइंट्स आ रहे हैं यहाँ पे, वो सिर्फ एक ही पॉइंट है, एंड वो पॉइंट मैक्सिमा का है यहाँ पे. सो मैक्सिमा जो है वो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के अंदर TS को रिप्रेजेंट करेगा, राइट. सो यहाँ पे मैंने एक ही पीक बनाया है, एंड ये तो आपको पता ही है क्यों बनाया, बिकॉज SN2 जो था वो वन स्टेप ही रिएक्शन था.
तो भाई साहब अगर वन स्टेप रिएक्शन है तो एक ही ट्रांजिशन स्टेप होगा ना जी, और एक ही ट्रांजिशन स्टेप होगा तो यही बनाया है मैंने। सो ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूँ कौन कौन से फैक्टर्स पे जो है वो SN2 डिपेंड करता है, ठीक है, देन वो सबसे पहला फैक्टर क्या आएगा बताओ। रेट एक्सप्रेशन में क्या क्या निकल कर आया था? एक बात निकल कर ये आया था कि RX है, ठीक है, सबस्ट्रेट जो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है उस पर डिपेंड करता है। एंड दूसरा चीज़ क्या है, वो न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ, ठीक है, कि अगर आपके पास 1 डिग्री RX है, फिर उसके बाद आपके पास 2 डिग्री RX है, एंड देन आपके पास अगर 3 डिग्री RX है, देन रेट ऑफ SN2 क्या होगा बताओ आप। किसका रेट SN2 का ज़्यादा होगा? सो आप बोलोगे 1 डिग्री का ज़्यादा, एंड 2 डिग्री RX, एंड दरअसल 3 डिग्री RX के अंदर SN2 देखा तक नहीं जाता है, ठीक है। सो इट वॉज ऑल अबाउट स्टेरिक क्राउडिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन SN2। स्टेरिक क्राउडिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर स्टेरिक क्राउडिंग ज़्यादा होगा देन परसेंटेज यील्ड ऑफ SN2 क्या होगा, वो कम हो जाएगा, राइट। एट द सेम टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट हो देन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के कारण भी जो यील्ड है SN2 की वो कम हो जाएगी। वेयर एज अगर मैं आपसे बात करूँ, अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है देन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के कारण यील्ड ऑफ SN2 क्या हो जाएगा, इंक्रीज। बिकॉज अगर आप ट्रांजिशन स्टेट देख रहे थे देन वहाँ पे मैंने क्या बनाया था, H था, ड्यूटेरियम था, ट्रीटियम था, एंड ये लीविंग ग्रुप था, और ये आपका न्यूक्लियोफाइल था। एंड वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये लीविंग ग्रुप है एंड अगर ये न्यूक्लियोफाइल है, एंड यहाँ पे इमेजिन करो कोई ऐसा ग्रुप, अगर मैं ड्यूटेरियम को हटा के क्या लगा दूँ, C+OH, सो ये क्या है, इट्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो उस केस में इस कार्बन के ऊपर जो डेल्टा प्लस है वो डेल्टा प्लस की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, एंड अगर इस कार्बन के ऊपर डेल्टा प्लस की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी देन न्यूक्लियोफाइल, है ना, अटैक मारेगा, राइट, एंड अटैक मारेगा देन परसेंटेज यील्ड ऑफ SN2 क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाला फैक्टर जो है इनसाइड SN2 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इस बात का ध्यान रखिएगा, इसको मत भूलिएगा, ठीक है। नाउ जो दूसरी बात है वो है लीविंग ग्रुप की, राइट। सो अगर मैं लीविंग ग्रुप के बारे में बातें करूं देन मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ, इस बात को लिख सकता हूँ कि बेटर इज़ द लीविंग ग्रुप, है ना, फास्टर इज़ द रिएक्शन। लाइक अगर मैं बात करूँ, आपके पास लेट्स सपोज RCl है, देन आपके पास RBr है, देन आपके पास RI है, तो किसकी लीविंग टेंडेंसी ज़्यादा होती है बताओ आप? हाँ, सो बेटर इज़ द लीविंग ग्रुप, फास्टर इज़ द रिएक्शन। थर्ड चीज़ थी जो, वो थी न्यूक्लियोफाइल के बारे में हम बात कर रहे थे, राइट। सो RDS ऑफ SN2 में न्यूक्लियोफाइल इज इन्वॉल्व, एंड अगर न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व है देन हमें अच्छा से अच्छा न्यूक्लियोफाइल चाहिए होगा SN2 कैरी कराने के लिए, ओके। सो गुड न्यूक्लियोफाइल is needed to carry out SN2 and in general, ठीक है, मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस में आप पाओगे कि NaCl, NaN3, NaSH, राइट, NaCN, यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है बेसिकली Cl माइनस N3 माइनस, ये तो JEE एडवांस का सवाल है, उसमें ये रिएजेंट यूज़ हुआ था। यहाँ SH माइनस CN माइनस, ओके, जनरली शोज व्हाट, SN2, ठीक है। सो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। सो दीज ऑल आर द नोट वर्दी पॉइंट्स विथ रिस्पेक्ट टू SN2। ऑफ कोर्स सॉल्वेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है, बट वो सॉल्वेंट वाला चीज़ जो है वो मैं SN1 पढ़ाऊंगा ना, अभी समय लूँगा, ओके।
सो नेक्स्ट नाउ विल मूव टू SN1। तो SN2 पढ़ने के बाद SN1 जैसे ही मैंने लिखा तो आपको समझ में आ गया होगा। वन मीन्स व्हाट? इट्स अ यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आइए यहाँ पे जो मैं सबस्ट्रेट लूँगा ना, वो आप देखना क्या है। कार्बन है, यहाँ पे मैं CH3 ले रहा हूँ, फिर यहाँ क्या ले रहा हूँ, चलो ले लो CD3 ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं CT3 ले रहा हूँ, एंड यहाँ पे लीविंग ग्रुप है, राइट। अब मैंने ना न्यूक्लियोफाइल को भेजा, बोला जाओ जाके रिएक्शन करो। न्यूक्लियोफाइल अभी जब मैंने भेजा तो वो न्यूक्लियोफाइल इस पे रिएक्शन नहीं कर पाएगा, ठीक है, बिकॉज ये लीविंग ग्रुप तो था। SN2 के अंदर क्या हो रहा था, OH माइनस लीविंग ग्रुप के एंटी से अटैक कर रहा था, राइट। बट उस केस में क्या हो रहा था कि जो कार्बन था उससे जो एसोसिएटेड वैलेंसीज थी वो थी हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रीटियम, जो कि बहुत छोटी थी। बट इस केस में ये OH माइनस लीविंग ग्रुप के एंटी से जाके अटैक करना चाहेगा, बट CH3, CD3 एंड CT3 की इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटीज इस OH माइनस को बहुत जोरों से लात मारेगी एंड फिर वो रिएक्शन हो नहीं पाएगा, राइट। सो पहले स्ट्रेट अवे अगर मैं रिएक्शंस कराने जाऊं, देन मैकेनिज्म के अंदर होगा क्या वो आप देखो। मैकेनिज्म के अंदर ये होगा कि OH माइनस वेट करेगा कि ये लीविंग ग्रुप बाहर निकल जाए पहले, सो दैट कि जो क्राउडनेस थी वो क्राउडनेस क्या हो जाए, कम हो जाए। आइए इस चीज़ को समझते हैं। सो फर्स्ट स्टेप में आपका ये जो CH3 है, ये जो CD3 है एंड CT3 एंड ये Lg, इस स्टेप के अंदर क्या होता है कि लीविंग ग्रुप के पास लीविंग टेंडेंसी होता है एंड ये CH3, CD3 एंड CT3 के इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज इतनी ज़्यादा होती है कि ये कार्बन लीविंग ग्रुप बॉन्ड को वो वीक कर देता है। एंड जो रिएक्शंस के दौरान सॉल्वेंट प्रेजेंट होता है वो भी सॉल्वेंट रिस्पॉन्सिबल होता है इस कार्बन लीविंग ग्रुप बॉन्ड को तोड़ने में, राइट। सो अगर वो टूट जाएगा देन फिर वो कुछ ऐसा हो जाएगा, देख लीजिए आप, एंड देयर विल बी अ कार्बोकैटायन। एंड अगर वो कार्बोकैटायन हो गया विच मीन्स नाउ अब ये कार्बन क्या हो गया, sp2, एंड अब ये प्लेनर हो गया है। एंड अगर अब ये प्लेनर हो गया है, नाउ OH माइनस विल कम एंड अटैक। ये लेफ्ट साइड से भी अटैक कर सकता है एंड ये राइट साइड से भी अटैक कर सकता है, राइट। एंड अगर ऐसा होगा देन आपका आंसर क्या आएगा, एक आंसर आएगा ये CH3, CD3, CT3 and then OH. So basically this answer is what? It's a retained answer. And दूसरा आंसर क्या आएगा, CD3 and then CH3, CT3 and then OH. ये आंसर कौन सा है, ये आंसर इन्वर्टेड है। अरे विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट आई एम सेइंग, चेक करो आप, ये आंसर क्या है, रिटेन्ड, एंड ये आंसर क्या है, इन्वर्टेड, ठीक है। सो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। समझ में आया आपको? नाउ अब मैं अगर स्टेप्स की बात करूं देन इट्स अ 2-स्टेप रिएक्शन, जिसमें से ये वाला जो था वो आपका फर्स्ट स्टेप था और ये वाला जो है वो आपका सेकंड स्टेप है। सो आप बताओ फर्स्ट स्टेप एक्सो होगा या इंडो होगा? फर्स्ट स्टेप क्या होगा? आंसर वुड बी इंडो। वे आपको थोड़ी सी एनर्जी देनी होगी, ओके। जैसे मैंने पहले बोला कि सॉल्वेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा उसको तोड़ने के लिए। सो फर्स्ट स्टेप विल बी लाइक इंडोथर्मिक, हाँ ठीक है। उसके बाद ओवरऑल अगर मैं बात करूं देन इट विल बी लाइक एक्सो, ठीक है। नाउ चूंकि रिएक्शन 2 स्टेप में हुआ है, अगर मैं आपसे पूछूं RDS कौन सा है, स्लोएस्ट स्टेप कौन सा है, देन स्लोएस्ट स्टेप तो कार्बन लिविंग ग्रुप का बॉन्ड टूटना ही था। सो यही वाला स्टेप इज RDS। सो
first step itself is what is the RDS, rate determining step. एंड अगर मैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर क्या बना है, देन आप बोलोगे कार्बोकेटायन बना है. एंड अगर वो कार्बोकेटायन बना है, सो हेंस इट इज़ व्हाट, इट इज़ इंटरमीडिएट. सो कार्बोकेटायन इज द इंटरमीडिएट. एंड द मोमेंट व्हेन यू आर गेटिंग कार्बोकेटायन एज योर इंटरमीडिएट, देन 11th में आपको सिखाया गया होगा कि कार्बोकेटायन जो है वो क्या होता है, रीअरेंजमेंट कर सकता है. सो रीअरेंजमेंट ऑफ carbocation is possible, right? Rearrangement of carbocation is possible. So आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा. Now जैसा कि मैंने बोला, both inverted and retained product will be formed, राइट. मेजर चंक यहाँ पे जो निकल के आता है वो आता है सॉल्वेंट का. ठीक है. सो SN1 के लिए अगर मैं बात करूँ, देन जो हम सॉल्वेंट यूज़ करते हैं वो होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, विच बेसिकली इज़ H2O और एसिड CH3COH मोस्ट ऑफ द टाइम. यहाँ मैं ETC लिख दे रहा हूँ बिकॉज जो आपका जो इंटरमीडिएट था ना, वो इंटरमीडिएट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ आयन पेयर. जो मैं यहाँ बात बोल रहा हूँ, इट इज़ नथिंग बट, आप देखो ये RX था. अब ठीक है, ये मान लो कि ये R क्या है, 3 डिग्री है. RX था, सो वो अभी वो क्या था, R + X- था. ठीक है. अभी वो आयन पेयर के ही फॉर्म में है, अभी वो पूरा डिसोसिएट नहीं हुआ है. नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या है, वो 100% डिसोसिएशन है. ठीक है. सो हम क्या चाहते हैं कि 100% डिसोसिएशन हो जाए, R+ का एंड X- का, राइट. ये एक दूसरे में मर्ज ना हो दोबारा, अदरवाइज जैसे ही मर्ज हुए देन रिएक्शन बैकवर्ड चला जाएगा. अपने को बैकवर्ड नहीं चाहिए, अपने को फॉरवर्ड चाहिए. सो हेंस पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इज अ बेटर चॉइस फॉर SN1 टू टेक प्लेस. नाउ जो दूसरा बात यहाँ पे निकल कर आता है इसी प्रोसेस के दौरान, कि लोग ये एज्यूम करने लगते हैं कि 100% रेसिमाइजेशन इन SN1 टेक्स प्लेस. द आंसर इज नो. 100% रेसिमाइजेशन तब होगा ना जब आपका न्यूक्लियोफाइल है जो है वो न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा. अगर आपका न्यूक्लियोफाइल इस आयन पेयर पे ही अटैक कर लिया, राइट, देन यहाँ पे तो ये इन्वर्जन हो जाएगा. सो उस केस में 100% रेसिमाइजेशन तो होगा नहीं. मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर न्यूक्लियोफाइल जो है अगर वो यहाँ अटैक करेगा, ठीक है, देन यहाँ पे पॉसिबिलिटी होगी 100% रेसिमाइजेशन की. बट अगर न्यूक्लियोफाइल यहाँ भी अटैक कर दिया, देन यहाँ से तो इन्वर्टेड आंसर आएगा. एंड अगर इन्वर्टेड आंसर आएगा देन उस केस में 100% रेसिमाइजेशन तो होगा नहीं. ठीक है. सो इस बात का आप ध्यान रखिएगा. विच मीन्स अगर SN1 में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, देन SN2 में क्या होगा बताओ. बेटर यील्ड के लिए देखा जाता है कि ए प्रोटिक सॉल्वेंट लिया जाता है. आपको सोचना है, थिंक दैट वाई वी आर टॉकिंग अबाउट पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट फॉर SN2, ये आपको सोचना है. एंड में पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट वही DMSO, DMF, एसीटोन, ठीक है, क्राउन ईथर, ATC, आप ध्यान रखिएगा. अगर ये सब दिया हुआ है देन ठीक है SN2. एनीवेज, अगर मैं RDS की बात कर रहा था, अगर मैं RDS की बात करूँ देन RDS में कितनी चीज़ें इन्वॉल्व हैं SN1 में. आंसर इज़ 1. एंड विच मीन्स अगर मैं रेट की बात करूँ देन रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओनली RX, दैट्स ऑल. एंड अगर मैं ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाऊँ देन आई विल बी गेटिंग रेट कांस्टेंट विच इज़ K. राइट. सो आप अगर यहाँ देख पा रहे हो देन रेट एक्सप्रेशन के दौरान सिर्फ एक ही चीज़ इन्वॉल्व है
विच इज Rx, मतलब रेट ऑफ SN1 Rx के ऊपर डिपेंड करेगा। एंड Rx आपका 3 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री Rx हो सकता है एंड 1 डिग्री Rx हो सकता है। बताओ क्या होगा, किस केस में रेट ऑफ SN1 ज़्यादा होगा? सो आंसर वुड बी 3 डिग्री में सबसे ज़्यादा होगा, देन 2 डिग्री एंड देन फॉलोड बाय 1 डिग्री। रीज़न इज 3 डिग्री के अंदर क्राउडिंग ज़्यादा होगा, दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग कार्बन लीविंग ग्रुप बॉन्ड compared to 2 degree and followed by 1 degree, which is just the opposite of SN2, right? Now अगर मैं SN2 के टाइम पे बोला था इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के कारण परसेंटेज यील्ड क्या हो जाता था SN2 का, कम हो जाता था, राइट? ये डिक्रीज होता था। बट यहाँ पे अगर विथ रिस्पेक्ट टू हम SN1 बोले, देन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, उसके यील्ड को बढ़ाएगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, परसेंटेज यील्ड को SN1 के परसेंटेज यील्ड को क्या करेगा, वो कम करेगा, राइट? सो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। सिमिलरली वहाँ पे SN2 के अंदर न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व था ना, इन्वॉल्व रेट एक्सप्रेशंस के अंदर, बट यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व नहीं है, विच मीन्स SN1 के अंदर आपको किस टाइप के न्यूक्लियोफाइल चाहिए होंगे, ठीक है? सो आंसर वुड बी लाइक पुअर न्यूक्लियोफाइल या फिर बैड न्यूक्लियोफाइल, ठीक है? बैड इज नॉट अ नाइस वर्ड, सो ठीक है, पुअर न्यूक्लियोफाइल, राइट? सो दैट्स ऑल फ्रॉम SN1 एंड SN2। मैंने ना सारे इन्फॉर्मेशंस रिगार्डिंग SN1 एंड SN2 आपको दे दिए हैं। एग्जाम के अंदर भी यही इन्फॉर्मेशन ही पूछेगा आपसे, एंड दिस इन्फॉर्मेशन इज नथिंग बट दिस इज अ क्वेश्चन, दिस इज अ क्वेश्चन, ठीक है? आप ये मत सोचना कि एग्जाम्पल नहीं करा, अरे एग्जाम्पल है, पहले प्रोसेस को तो समझो, एंड इस प्रोसेस से जो क्वेश्चंस इन्वॉल्व होके आते हैं वो क्वेश्चंस को तो देखो, ठीक है? सो इस चीज़ को आप रिवाइज कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो विद प्रॉब्लम्स ऑफ SN1 एंड SN2 along with that comparison of SN1 and SN2, ठीक है? सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।